इग्निशन ऑन है, सीट बेल्ट लग चुकी है, रियर व्यू मिरर में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सीन एकदम क्लियर है। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप मुझे अक्सर एबीपी न्यूज़ पर सुनते हैं। आपसे बात करते हुए, समाचार पढ़ते हुए आप मुझे देखते होंगे, लेकिन अब बात होगी आपसे इस पॉडकास्ट के जरिए भी। इस पॉडकास्ट का नाम है कार में पत्रकार, जहां पे मैं करूंगा आपसे और किसी एक गेस्ट से कई सारी बातें शहर की भीड़ के बीचों बीच कार से रास्ते को नापते हुए। जी हाँ, इस पॉडकास्ट में एक कार में रहेगा ये पत्रकार किसी एक गेस्ट के साथ और आप तक पहुंचाएंगे कई किस्से सीधे आपके कानों तक। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं आज के मेहमान के साथ। तो दोस्तों नमस्कार, कार में पत्रकार इस खास शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक नए सफर पर आज एक बार फिर हम निकल चुके हैं और इस सफर में इस बार हमारे साथी एक बहुत ही जानी मानी हस्ती मौजूद हैं, जो एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं, जो एक बेहतरीन अदाकार हैं, जो एक बेहतरीन गायक हैं, जो एक बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन भी अब साबित हो गए हैं। मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। मेरे साथ इस वक्त मनोज तिवारी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। नमस्कार सुमित भाई साहब, आपको बहुत धन्यवाद। ये कमाल आपने शुरुआत कर दी। हाँ, अब हमने सोचा कि ऑडियंस को थोड़ा सा ऑडियो के जरिए भी मोहा जाए और इसमें हमें आपकी बहुत मदद चाहिए, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है ना, वही दर्शकों को, लिसनर्स को मेरे पास लेकर आ सकती है। तो एक शुरुआत में एक शुरुआती गीत दीजिए ना, सुनाइए ना कोई। मैं जरूर सुनाऊंगा। और सुमित भाई, आप तो हमेशा कुछ न कुछ नया की शुरुआत करते हैं जी। आपने हमेशा इनिशिएटिव लिया है बड़े बड़े चीजों का। और मैं इस समय अगर मुझे आज गुनगुनाना हो तो मैं यही गुनगुनाऊंगा। उड़ने लगा है दिल बावरा रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, और पिया और पिया। तो मेरी ये लाइनें काफी चीजें इशारा करती। बहुत कुछ कह गए आप बगैर कुछ कहे। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आपने मेरा हौसला अफजाई की, हौसला बढ़ाया। अब मनोज भाई, मैं जानता हूँ अब आप फुल फ्लेजेड पॉलिटिशियन हैं, पार्टी को आपकी बहुत ज़रूरत होती है, आप राजनीतिक कामों में ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, पर दिल से मैं आपको समझता हूँ, जितना मैं आपको जान पाया हूँ ना, आप अंदर से आज भी एक कलाकार ज़्यादा हैं और राजनेता कम है। मैं ठीक बोल रहा हूँ? ये बिल्कुल सही है, आप अच्छे से समझ लेते हैं। और मुझे भी लगता है कि कई बार मैं राजनीतिक सोचने की बजाय थोड़ा दिल से ज्यादा सोच लेता हूँ, तो इसलिए आपके मन में ये बात जो आ रही है वो शायद सही है। जी मनोज भैया, बिहार में चुनाव आ गए हैं, आप तो बिहार के आदमी हैं, बिहार के लाला हैं, तो क्या तैयारी है? किस हद तक चुनाव प्रचार में कूदने वाले हैं? कोई खास तैयारी, कोई खास म्यूजिक कंपोज किया? और आप तो खड़े खड़े कंपोज कर लेते हैं, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ। हाँ, मैं तो बिहार की यात्रा बस हमारी शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि अभी जो संसद चलने वाली है उसमें भी थोड़ा सा मैं अब्सेंट रहूंगा, क्योंकि बिहार की यात्राएं शुरू हो चुकी हैं सुमित भाई। और इस समय हमारा तो मुख्य जो बिहार को समझाना है वो यही है कि जात पात से ऊपर की सरकार चाहिए, सड़क पानी बिजली हर द्वार चाहिए, वापस फिर से गौरवशाली बिहार चाहिए, फिर से बीजेपी, एनडीए बीजेपी। अब यही सही बात करूंगा और यही हमारा ध्येय है कि हम लोग जो गौरवशाली बिहार है जो आना शुरू हुआ है उसकी पराकाष्ठा पे पहुंचा जाए। बहुत खूब।
मनोज भाई, क्योंकि आपके राजनीतिक जीवन को और फिल्मी जीवन को तो कुछ लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, इंटरनेट पे इन चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन मैं आपसे एक जी। बहुत निजी सवाल पूछ रहा हूँ। जब आप छोटे थे तो आप क्या बनना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, कहाँ क्या सोचा था आपने अपने लिए? सोचा था कि आप कभी सांसद बनेंगे, दिल्ली में आएंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे, या कुछ और था आपके मन में? मैं फौज में जाना चाहता था। अरे वाह। मेरा टारगेट एनडीए था। एनडीए होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। एक एनडीए तो मिल ही गया आपको। एक एनडीए मिल गया, दूसरा नहीं मिल पाया। एक ही मिल सकता था। दूसरा नहीं मिल पाया। आप कमाल हो यार, आप After सुमित भाई 200 कमाल meters, हो। turn left. एक एनडीए तो जरूर मिला, दूसरा एनडीए में नहीं सफल हो पाया। तो अब किस्मत ने मुझे, कोशिश तो मैं करता रहा क्योंकि मैं शुरू से ही, मुझे लोग जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बोला करते थे। अच्छा। तो हाँ, कि मनोज तिवारी यू आर जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी थोड़ी मास्टरी भी दिखाने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता है मैं बहुत कुछ का मास्टर हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे सब कुछ आता है सुमित भाई। नहीं, आप मास्टर हैं सर, क्योंकि मैं आपको निजी तौर पर जानता हूँ। बीते कम से कम 5-7 सालों से आप क्लोजली आपको फॉलो कर रहा हूँ। दिल्ली में रह के पार्लियामेंट कवर करने के दौरान, आपके साथ चुनावी कैंपेन देखने के बाद, मैं ये कह सकता हूँ तमाम अपने श्रोताओं को जो इसको सुन रहे हैं हमारे पॉडकास्ट को, कि मनोज तिवारी जितना अच्छा गाते हैं, समा बांधते हैं, उतना शानदार क्रिकेट खेलते हैं। और मनोज तिवारी को कोई क्रिकेट खेलता देख ले तो पहले बात में यही कहेगा कि अरे ये अगर खेल रहे होते तो आज धोनी के साथ टीम का हिस्सा होते और धोनी के साथ कप्तान भी होते। ठीक बोल रहा हूँ मैं? नहीं, आपका ये बड़प्पन है। बट अब तो हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं उसी रास्ते के, आप भी राही हैं, हम भी राही। और हम लोगों की कोशिश है कि देश में जो युवा हैं, जो किसान हैं, जो महिलाएं हैं, गरीब हैं, सबके बीच एक नई आशा का संचार हो। और उसी पे आप भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ सुमित भाई जी। अब हम जब जो लोग नॉन बिहारी हैं और दिल्ली में रहते हैं और तमाम बिहारी मित्रों के बीच में रहते हैं, तो मुझे आप ठीक करिएगा अगर मैं गलत बोलूं मनोज भाई, कि जी जिया हो इस तरह का बात कही जाती है, बिहारियों की मुंह से निकलती है। इसका मतलब होता है वेल डन, कीप इट अप, मजा आ गया, शानदार, है ना? मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। जिया हो मतलब कि चिरंजीवी हो, जीते रहो। जिया हो का मतलब कि चिरंजीवी हो, लंबी आयु हो। अच्छा। तो ये हमारी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना जी, वो भी जब आप हमारे बिहार में, पूर्व में, यूपी में आप प्रणाम करेंगे तो लोग कहेंगे जिया निके रहो। ये आशीर्वाद निके रहो मतलब जियो और अच्छे बने रहो, मतलब अच्छे रहो। थोड़ा सा जब अंदर से प्रश्न, कार में पत्रकार से बात करते हैं तो ये बहुत दिक्कत होती है, सिग्नल बार बार प्रॉब्लम देता है। आपको आवाज आ रही है मनोज जी? सुमित बोल रहा हूँ। आपकी आवाज कट गई जी, वो वही मैं बोल रहा हूँ, जब कार में चलते चलते पत्रकारिता करो तो ये दिक्कतें आ जाती हैं कार में पत्रकार को। आपको आवाज आ रही है अभी मनोज जी? मनोज जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? मनोज जी, क्या आपको आवाज आ रही है? हम हेलो जी मनोज जी, आवाज आई आपकी? सुमित भाई जी, आप कहाँ अति विशिष्ट इलाके में गाड़ी चला रहे हैं? नहीं, हम अपनी लोकसभा क्षेत्र में। अच्छा, ओके, आप अपने इलाके में। अच्छा। तो दिल्ली में रह के तो सिग्नल की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर आजकल कंजेशन के बीच जी हमारे कुछ लोग जो आपकी आवाज सुन रहे हैं जी, वो हमको बहुत बड़ा आदमी समझ रहे हैं। अरे आप हैं बड़े आदमी सर। सुमित अवस्थी बात कर रहे हैं हमारे सांसद। मनोज भाई, आप बड़े आदमी हैं, आपसे बात करके हम बड़े आदमी बन गए आज। अच्छा, नहीं, तो आपकी बहुत ख्याति फैल चुकी है लोगों में और बहुत अच्छी बात है।
उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। लेकिन मनोज भाई, ये सब आप लोगों का प्यार स्नेह है। मैं जो बात आपसे कर रहा था ना, कि वो जिया हो और आपने समझाया कि चिरंजीवी रहो, जिया हो बिहार के लाला, जी। ये गाना खूब फेमस हुआ, खूब चला। और दिल्ली में रहने बहुत वाले फेमस हुआ। या नॉर्थ इंडिया में रहने वाले बहुत से लोग जो बिहार के नहीं हैं, वो भी इस गाने को उतना ही, गीत को उतना ही एंजॉय करते हैं जितना बिहार के लोग करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो वही जिया हो आया ना, तो वो निश्चित रूप से बिहार का तो खैर वो बिहार एंथम बन गया है गाना वो जी। और उस गाने ने बहुत बहुत कमाल का असर किया सुमित भाई, क्योंकि हमारे बिहार में जैसे मैंने कहा ना, जाति पात के ऊपर की सरकार चाहिए, तो लोग जातियों में ज्यादा बटे रहे। तो ऐसे में जब ये गाना आया तो मुझे लगता है कि उस गाने ने बहुत लोगों को एक ही कास्ट बना दिया, दैट इज बिहारी। राइट। तो उस गाने को लिखने वाले वरुण को, जो बीएचयू से आईटी कर रहे थे, और उस गाने को बनवाने वाले अनुराग कश्यप को, सबको मेरा धन्यवाद है। और स्नेहा खानवलकर को, जिन्होंने गाना कंपोज किया और मुझे गाने को दिया गया। तो नेकी और पूछ पूछ हम इंतजार कर रहे हैं। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, अरे जिया हो तू घोर भुआला, जिया 10,000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया भैया भैया। होए अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, तनी जान जला के गीत के तेल पियावा ये भैया, तनी सांस फुला के फूंकत धूल उड़ावा ये भैया भैया भैया। जिया हो बिहार के लाला। वाह मनोज भाई, ये गाना सुन के ना मजा आ जाता है। अच्छा, एक चीज बताइए, इस गाने से जितनी लोकप्रियता मिली, फेमस हुए आपको लगता है कि इस तरह के एक टर्निंग पॉइंट की जरूरत अब हर कलाकार को अपने जीवन में पड़ती है, ताकि उसको मेन स्ट्रीम में जगह मिल जाए? अगर खासकर वो एक स्थानीय कलाकार है, रीजनल कलाकार है, एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है ऐसा मोमेंट एक? बिल्कुल होता है सुमित भाई। और देखिए, अभी जो देश में चर्चा का विषय है कि छोटे शहरों से आए हुए आर्टिस्ट, तो उनको इस तरह का एक दो प्रोग्राम मिल जाना भी, एक दो चांस मिल जाना, उनको जीवन में अपनी फील्ड में बहुत बड़ी हाइट दे जाता है। और ये इसके लिए हर आर्टिस्ट उस अवसर की तलाश में लगा रहता है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही, आपने बहुत अच्छे समझा उसको, क्योंकि हम तो 4,971 गाना गा चुके हैं अभी तक। अरे वाह। लेकिन अब जी मेरा 4,971 गाना हो गया। मैंने 4,971वां गाना अभी अयोध्या के ऊपर गाया है। तो सर, फिर हाथ कंगन को आरती। नहीं, मैंने अभी एक गाना गाया कि 5 सदी के इंतजार को मिलकर हमें सजाना है, जहां जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना है। ओ अपने दिल में अवध सजाओ, अपने दिल में अवध सजाओ, मिलकर दीप जलाना है, शिलान्यास के बाद हमें फिर उसी अयोध्या जाना है। ये गाना हमने गाया, अभी मेरा 4,971 गाना हो गया है। अरे वाह। लेकिन उसमें से देखिए कि बहुत हर गाने का अपना मीनिंग है, लेकिन
बॉलीवुड से एकाग ऐसा गाना मिल जाना, गाना 100 भी मिल जाए लेकिन पहचान तो एक ही दो गाना बनता है सुमित भाई। बिल्कुल। तो इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल भी है मनोज जी, कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो जाहिर तौर पर आपको पहचान मिलेगी, लेकिन जब तक आपका टैलेंट क्लिक नहीं होता है, जब तक आपका टैलेंट हिट नहीं होता है, आपको पहचान नहीं मिलती है, तब तक आपको जगह बनाने में बहुत मुश्किलें आती हैं। अगर आप बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, मैं नेपोटिज्म की बहस की ओर आपको ले जा रहा हूँ, कि अगर आपका कोई माई बाप नहीं है, अगर आपके पीछे किसी का हाथ नहीं है, तो शुरुआत में जो छोटे शहरों के लोग जाते हैं, जो छोटे परिवार के लोग जाते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती होगी माया नगरी में। बॉलीवुड में सिर्फ नेपोटिज्म है ऐसी बात नहीं है, बहुतों को चांस मिला है और बॉलीवुड हमेशा नए टैलेंट्स के लिए इंतजार करता है। लेकिन नेपोटिज्म और गैंगिज्म दो अलग वर्ड हो जाता है, तो ज्यादा समस्या गैंगिज्म से है जी। जो लोग चांस पाए हुए लोग भी फिर गैंग बनाने लगते हैं, और कुछ लोग हैं जो टैलेंट को चांस देते हैं, सही आते हैं एक बार टैलेंट होके आते हैं, बड़े बन गए, तो उनको नए टैलेंट से डर लगता है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत इसी गैंगिज्म का शिकार हुए हैं? बहुत फ्रैंकली पूछ रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि सुशांत सिंह राजपूत इसी गैंगिज्म का शिकार हुआ। जब कोई भी नया टैलेंट आता है तो बॉलीवुड बहुत विस्तृत है, समुद्र है, तो उसको कोई ना कोई तो चांस दे ही दे देता है। लेकिन जब वो चांस पाने के बाद कोई व्यक्ति हिट हो जाता है और पहले से स्थापित लोगों के सर पे खतरा आने लगता है, तो लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं। वही सुशांत सिंह राजपूत को झेलना पड़ा, और अब उसकी मौत कैसे हुई ये तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे बहुत लोग उसकी कैपेसिटी से, उसकी उड़ान से बहुत लोग परेशान थे। ये तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंच ही गए। इसी से जुड़ा एक सवाल और भी है। लोग बात कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है इस मामले में। इस मामले में मीडिया ने ओपिनियन बना दिया है कि कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा और आज के दिन में बहुत विवादित प्रश्न हो गया है। मैं समझता हूँ मीडिया ट्रायल ये तो बहुत समय से इस देश में एक बहस चल रही है जी। और मीडिया ट्रायल से नुकसान यही होता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति निर्दोष होके निकला तो देश उसको मीडिया ट्रायल से उसको दोषी मान लेता है। तो ये एक समस्या तो आती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मीडिया ट्रायल होने से असली जो मुजरिम है वो बच के नहीं निकल सकता। तो उसके लाभ हानि दोनों हमको दिखते हैं सुमित भाई। अच्छा, अब ये मेरे बोल करके मैं आज कोई जोखिम नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन मेरा ये मानना है कि मीडिया को भी सच्चाई के आधार पर ही कोई बातें जब कोई निश्चित हो जाए तभी दिखाना चाहिए। उनको भी जैसे मीडिया जज की भूमिका में भी है भाई साहब। मीडिया के रिपोर्ट के बाद बहुत सारे निर्णय भी हुए हैं और मीडिया के रिपोर्ट के बाद बहुत सारे राजनीतिक निर्णय होते हैं। तो अब मीडिया को ही डिसाइड करना है कि वो जो दिखा रहा है उसमें कितनी सत्यता है, और ऐसा तो नहीं कि उसके किसी रिपोर्टिंग से किसी व्यक्ति के कैरियर का या किसी का ऐसा नुकसान हो जाए जो भरपाई न हो सके। जी। तो मैं इसको सब मीडिया पर ही छोड़ता हूँ तो मीडिया ट्रायल का लाभ हानि दोनों है। अब उसको कैसे बैलेंस करना है ये इस प्रश्न को यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, आपकी मर्जी। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं। अब एक चीज़ और बताइए मनोज भाई कि भाई भोजपुरी फिल्मों से लेकर और हिंदी फिल्मों तक
आपको ज्यादा जी। पहचान भोजपुरी फिल्मों से मिली, भोजपुरी गीतों से मिली, तो मैं वापस जी। आपकी उसी कला की ओर लौट रहा हूँ, कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूँ और फिर एक आपकी अपनी पसंद का भोजपुरी गीत जी। सुनना चाहता हूँ हमारे लिसनर्स के लिए। बहुत से लिसनर्स हैं जो भोजपुरी भाषा को जानते हैं और जो आपके बहुत बड़े फैन हैं, उनका मन खुश करिए ना आज, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। सबके लिए एक मेरा गाना है, ये जीवन हमेशा कंपटीशन के लिए प्रेरित करता है और हमने एक गीत लिखा है कि असिए से कह के भी ये बचवा हमार कंपटीशन देता, मैं लेके एडमिशन कंपटीशन देता। अरे असिए से कह के भी ये मन में मनोजवा के बा भारी सस्पिशन कंपटीशन देता, मैं लेके एडमिशन कंपटीशन देता। थैंक यू सुमित भाई आपको। थैंक यू मनोज भाई, आपने वक्त निकाला। कार में पत्रकार का सफर आज का यहीं समाप्त होता है। मनोज भाई, आप भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और मैं भी अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं आज के लिए। थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं आपको। You have arrived at your destination. तो ये था आज का एपिसोड ऑफ कार में पत्रकार। वापस आऊंगा आपसे बात करने किसी और फेमस चेहरे की आवाज के साथ। तब तक जिंदगी में खुश रहिए और सुनते रहिए एबीपी पॉडकास्ट। बाय बाय। This is an ABP Life podcast.